नमस्कार साथियों, मैं ओम सिंह भाटी। आज इस छोटे से सेशन में बात करेंगे आने वाला जो सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा का जो एग्ज़ाम है वो आपके सितंबर में आयोजित होगा। उस एग्ज़ाम के लिए लगभग आपके पास में 6 महीने बचे हैं। कितने महीने हैं आपके पास में? 6 महीने हैं, 6 मंथ है। और इन 6 महीनों के अंदर आप अपने आप को एक मेंटली रूप से किस प्रकार से प्रिपेयर करें और आप अपने आप को एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड कैसे प्रिपेयर करें और आपको कैसे खुद को मोटिव रखें, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हैं, जब तक अब सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी बात होती है माइंड सेट की होती है। जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर आपका माइंड सेट है, इस माइंड सेट का ही तो सब गेम होता है। अगर आप जो तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के प्रति आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से आपका उस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप उस वैकेंसी के प्रति, जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रति आपका माइंड सेट, अब माइंड सेट का मतलब ये हो गया कि आपकी अप्रोच अगर सिलेक्शन तक की जा रही है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से अगर आप ढंग से तैयारी करते हो, एक अच्छे रणनीति को फॉलो करते हुए चलते हो, अच्छे पैटर्न को फॉलो करते हुए, जो आरपीएससी पूछती है उसको फॉलो करते हुए चलते हो, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता। अब आखिरी जो 6 महीने हैं, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, उन 6 महीने के अंदर आपकी एक अच्छी रणनीति क्या हो सकती है कि आप उस आने वाली रिज़ल्ट की पीडीएफ में अपना नाम ज़रूर देखें। इसके लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें आपको मैं मेरी तरफ से कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि आपने यहाँ तक कर लिया है, फिर आगे अब कैसे करना है। तो उसके लिए मैं 2 तरह के स्टूडेंट की बात करूंगा। 2 तरह के साथी हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड को लंबे समय से पकड़ रखा है, लंबे समय से वो संस्कृत एजुकेशन दे के आए, उसमें बहुत अच्छा करके आए और अब जनरल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए दूसरे ऐसे विद्यार्थी, ऐसे साथी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम भी दिया और जैसे ही रीट के पात्रता की घोषणा हुई तो 1.5-2 महीने के लिए वहाँ से चले गए थे, अब वापस सेकंड ग्रेड पे आए गए। उनके लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा उनके लिए जो क्या कर रहे हैं, रेगुलर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। किसकी? सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है। अगर कोई रेगुलर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उनके पास में उनके खुद की ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? उनके जो नोट्स है, अब ये नोट्स कहाँ से हो सकते हैं? या तो किसी कोचिंग के हो सकते हैं नोट्स, वो आपके पास है ही। दूसरी आपके पास में कौन से नोट्स सकते हैं? सेल्फ नोट्स भी आपके हो सकते हैं। ये 2 तरह के विद्यार्थी होंगे जिनके पास में ये कोचिंग के नोट्स भी होंगे और सेल्फ नोट्स भी हैं। कोचिंग वाले अलग होंगे, सेल्फ नोट्स वाले अलग होंगे। इनको क्या करना है? आपको पढ़ना है। आपके पास में अगर नोट्स बने हुए हैं, क्योंकि वो लंबी तैयारी करे हुए, तो आपके पास में ये चीज़ होगी। दूसरी उनके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कौन से एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके काम के होते हैं? आपके लिए सेकंड ग्रेड के तो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो आपके लिए है ही, उसके साथ में आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के भी क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। फिर उसके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन आपके पास में होने चाहिए। उसके बाद में एसीएफ के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में एआरओ है, AARO है और केमिस्ट का जो पेपर है वो भी आपके पास। इतने सारे और भी बहुत सारे एएसओ है, एसएसओ है, ये बहुत सारे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, ये बहुत सारे पेपर हुए हैं। इन सब के क्वेश्चन जो अपने लेवल के, देखो कॉलेज प्रोफेसर के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जूलॉजी के क्वेश्चन वो अपने कोई काम के नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो अपने काम के। बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो आपके काम के, लेकिन जो काम के क्वेश्चन है वो आपके पास होने चाहिए। तो इन सब क्वेश्चनों का आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, इन सब का कलेक्शन होना चाहिए। अब इन सब का या तो आप जाओ वेबसाइट के ऊपर, ये सारे पेपर निकालो, आंसर की निकालो, प्रिंट करवा लो, ये आपका काम हो सकता है। दूसरी, इसके लिए पीवाईक्यू के लिए अपनी एक बायोलॉजी केमिस्ट्री वाली बुक है आपके पास, वो अगर है तो आपके किसी पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अंदर, लगभग 2000 क्वेश्चन है। उन 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेना। उनके नीचे जो एक्सप्लेन किया हुआ है, वो जो एक्सप्लेन है वो आरबीएससी बुक से किया गया है, आरबीएससी एनसीईआरटी बुक से किया गया है, तो वो एक्सप्लेनेशन भी आप ज़रूर पढ़ें। वो सारी चीज़ बुक्स के अंदर जो आपके पास याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपके पास कुछ एमसीक्यूब भी होने चाहिए। अब ये एमसीक्यूब क्या हो सकती है? कोई दूसरी नीट वाली बुक हो सकती है, आप उसको ले सकते हो, या फिर कोई ये क्या हो सकती है, टेस्ट सीरीज हो सकती है। ये चीज़ें अगर आपके पास में है
देखो ये इसका कोई टेस्ट सीरीज का कोई ज़रूरी नहीं है, ये आप खुद का आंकलन करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन आप अगर खुद को चेक करना चाहते हैं कि मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सीखा है, उसमें मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, वहाँ आप अगर खुद को चेक करते हो तो कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती हो, जो लेवल के अकॉर्डिंग चलती हो, जो आरपीएससी के अकॉर्डिंग चलती हो और जो सरकारी किताबों को फॉलो करके चलती हो, उन सब को फॉलो करके चलती हो, उस टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करें। निश्चित रूप से उस जो एग्ज़ाम है उस टेस्ट सीरीज़ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और कोई पूछता भी है कि आपकी टेस्ट सीरीज से सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, हाँ मैं गारंटी लेता हूँ कि अपनी टेस्ट सीरीज से पिछली बार भी एक एक पेपर से 10 क्वेश्चन सीधे आए हैं, 10-12 क्वेश्चन एक एक पेपर से आते हैं। तो इस बार भी एनसीईआरटी को फॉलो करके चल रहे हैं, ग्रेजुएशन को फॉलो करके चल रहे हैं और आरबीएससी की बुक को भी फॉलो करके चल रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी फॉलो करके चल रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन बाहर कहाँ जाएगा। और निश्चित रूप से अपने पेपर के अंदर भी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट छपेंगे और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो ये अगर आपके पास में ये मैटर है और आप किसी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो कंटिन्यू उन्हीं के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चले जाइए। बढ़िया 100% एक टाइम आएगा जब आप खुद को इम्प्रूवमेंट करते हुए चलेंगे, आप खुद के अंदर इम्प्रूव करते हुए चलेंगे ना, तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। आपका जो एक सिलेक्शन की जो अप्रोच होती है वो भी बढ़ जाती है। तो उस तरह से आप इनके साथ में चलते रहो। अब करना कैसे है, ये अगर आपके पास में सारी चीज़ें हैं तो आपको क्या करना है, जो टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है उस टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल के अंदर जो आपको टॉपिक दिया जाता है, जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया, मैं एग्जाम्पल से चलूँगा। अगर कोई आपको टॉपिक दे दिया, जैसे टेस्ट का टॉपिक आ गया आपके पास में सेल बायो, मान लो कोई सेल बायो एक टॉपिक आ गया आपके सामने, तो सेल बायो को आपको क्या करना है, आपके नोट्स से पढ़ना है। सेल बायोलॉजी को आपको आपके नोट्स से पढ़ लेना है। क्या करना है, आपके जो नोट्स हैं उस नोट्स से क्या करना है, पढ़ना है। सेल बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसको आप अपने नोट से पढ़ना। ये आप हर टॉपिक जो टेस्ट का शेड्यूल है उसके साथ फॉलो करके चलना, 100% अच्छा करोगे। फिर आपको क्या करना है, जो अपनी PYQ बुक है, कोई भी PYQ बुक आपके सामने हो सकती है, उससे आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उससे प्रैक्टिस करने के बाद में जो आपके मान लो कि MCQ है या कोई पुरानी टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चन लगाने हैं, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर लो। फिर आप क्या करो, ये सब करने के बाद ये आप कितने दिन के अंदर आपको करना है, ये आपको कितने दिन के अंदर करना है, 7 दिन के अंदर करना है। अब 7 दिन के अंदर करने के बाद में सीधा आपको कहाँ जाना है, टेस्ट देना है। क्या करना है, टेस्ट देना है। आप टेस्ट दिया ना, यहाँ आपका स्कोर प्रत्येक टेस्ट के अंदर अच्छा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप उस टेस्ट के अंदर 50 से 55% नंबर लाओगे। अगर उस टेस्ट के अंदर आप 50 से 55% नंबर ले आते हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। 50 से 55 आ सकते हैं, 60% नंबर लाते हो तो और भी अच्छा है, 70% नंबर लाते हो तो और भी बेटर है। मतलब यहाँ पर आप बहुत अच्छा कर गए हो अगर 70% नंबर ले आते हो तो पूरे पेपर के अंदर, सब्जेक्ट के पेपर के अंदर, फिर आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। ये सेम अप्रोच आप लास्ट तक लेके चले जाना, आपका सिलेक्शन सेकंड ग्रेड के अंदर हो जाएगा। देखो ये जो आप टेस्ट दे रहे हो, दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपने जैसे पहला टेस्ट दिया उसमें आपके 170 नंबर आ गए, दूसरा टेस्ट आपने दिया उसके अंदर आपसे 165 नंबर आ गए, तीसरा टेस्ट आपने दिया उसके अंदर आपके 180 नंबर आ गए, चौथा टेस्ट आपने दिया 200 नंबर आ गए और 5वां टेस्ट दिया उसमें आपके 150 नंबर आ गए। अब ये स्कोर अगर आपका रह रहा है तो आपको क्या आएगी, नेगेटिविटी आएगी। आपकी माइंड के अंदर नेगेटिविटी 100% आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि कभी मैं 170 पे जा रहा हूँ, कभी 165, कभी ज़्यादा, फिर कब कम वापस कम आ गया, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि 140 पे आके अटकोगे। वहाँ क्या लगेगा कि अब मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। बिल्कुल, ये टेस्ट के नंबर 180 नंबर आगे, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये टेस्ट के अंदर 140 नंबर आए, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको टेस्ट के अंदर अच्छे नंबर आ रहे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। टेस्ट के अंदर कम नंबर आ रहे और आपको सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। खुद को मतलब टेस्ट का मतलब ये होता है खुद को क्या करना, चेक करना है। अब चेक करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब ये होना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की,
आपने गलती कहाँ की। अगर आपको गलती पकड़ में आ गई तो मान लो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी बात है कि आपको अगर आपकी गलती पकड़ में आ गई कि मैं यहाँ बिल्कुल एरर कर रहा हूँ और मेरी एरर मुझे समझ में आनी चाहिए, अगर वो आपको एरर समझ में आ गई तो उसी दिन आपका सिलेक्शन है। एरर क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बता दूं। एरर क्या हो सकती है, मान लो आपके नंबर कितने थे पहले टेस्ट में, मैंने बताया जैसे कि पहले टेस्ट के अंदर 170 थे, फिर 165 थे, 180 थे, फिर 140 पे क्यों आ गए। 140 पे क्यों आए, क्योंकि जो टॉपिक है 140 पे क्यों आए, क्योंकि जो टेस्ट का जो टॉपिक है अगले जैसे 140 वाला नंबर आए थे ना, उस टेस्ट का जो टॉपिक है वो क्या है, हार्ड टॉपिक है। हो सकता है कि आपने उस टॉपिक को सही ढंग से नहीं पढ़ा। तीसरा ये आपको हो सकता है कि उसके लिए आपकी जो प्रैक्टिस थी वो आपकी अच्छी नहीं थी। और चौथा आपका हो सकता है कि वहाँ जो आपने टेस्ट दिया उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। ये हो सकता है, ये 4 चीज़ें हो सकती है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उस टेस्ट के अंदर आपके नंबर 140 रहे। वो 200 होने चाहिए थे या 400 रह गए। फिर एक चीज़ और सकती है कि उसके अंदर आपने जो OMR भरी है उसके अंदर क्या कर दी, मिस्टेक कर दी। अगर उसके अंदर मिस्टेक कर दी तो भी आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। अब आप 140 को 200 पे आपको ये नहीं ले जाना कि मेरे अगले टेस्ट में 200 नंबर आएंगे। आप ये सोचो कि मेरा जो टॉपिक है हार्ड टॉपिक है, चलो वो बात छोड़ो, सही ढंग से नहीं पढ़ा है, तो ये चीज़ करो कि अगला जो टेस्ट है मैं उसको सही ढंग से पढ़ के जाऊँगा, प्रैक्टिस अच्छी करके जाऊँगा। टाइम मैनेजमेंट भी मुझे ध्यान देना है कि पूरे 2.5 घंटे मुझे टेस्ट में बैठना है और अच्छे से टेस्ट देना है। और OMR में जो एरर हुई है 5 से 10 नंबर यहाँ कम हो सकते हैं, तो यहाँ 5 से 10 नंबर ये कम नहीं होने चाहिए। OMR के अंदर मुझे मेरे रोल नंबर सही भरने हैं, OMR के अंदर मुझे जो बबल्स भरने होते हैं उसको जो करना होता है उसको मैंने सही तरीके से बिल्कुल एकदम तरीके से उसको काला किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको आप भरो ना। अब कुछ ऐसी मार्कशीट भी OMR भी मिलती है रिज़ल्ट के टाइम कि उसके अंदर फ़ोन नंबर नहीं लिखे होते हैं, उसके अंदर उनका नाम नहीं होता है, तो नाम के बिना भाई रिज़ल्ट कैसे निकालें। तो ये पढ़ने वाले स्टूडेंट की मतलब निशानी नहीं है कि आप आधा अधूरा करके और फॉर्मेलिटीज़ करके जा रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो। आपने पैसे दिए 1551 रुपये, उसका बिल्कुल अच्छे से यूज़ कीजिए ना। आप टेस्ट तो कम से कम अच्छे से दो ना, जो आपने लिया है उसका यूज़ करो। अगर ये है, ये इस रणनीति से अगर आप चलते हो, आप टेस्ट में रैंक के लिए न लड़ें, रैंक के लिए काम न करें, रैंक के लिए काम न करें, किसके लिए काम करें कि मेरी गलती क्या हो रही है, मेरी गलतियों में सुधार करना है। जो मेरे से गलतियां हो रही हैं उन गलतियों के अंदर क्या करना है, सुधार करना है। इस तरह से अगर आप टेस्ट को अटेंड करते हो तो आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। अब जैसे आपने 7 टेस्ट हो गए हैं, इन 7 टेस्ट के अंदर आपने बहुत अच्छा किया है, 8वां टेस्ट भी आप बहुत अच्छा करोगे। फिर आपके उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट आएंगे उसमें भी आप अच्छा करोगे, और फिर उसके बाद में जो फुल सिलेबस के टेस्ट आएंगे वो भी आप क्या करोगे, बहुत अच्छा करोगे। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल को फॉलो करके चल रहे हो तो आप एक टॉपिक को कितने बार पढ़ रहे हो, जून तक कितने बार पढ़ोगे, 6 से 7 बार पढ़ लोगे, ये गारंटी है। जून के बाद में 2 मंथ आपके पास और बचेंगे और इन 2 मंथ के लिए एक छोटी सी टेस्ट सीरीज और लेके आएंगे। बहुत शानदार उसका मेरे पास शेड्यूल बना हुआ है, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो जो शेड्यूल आप जब आपके सामने आएगा जून के बाद में, जुलाई और अगस्त, लगभग 20 अगस्त के आसपास वो ख़त्म कर देंगे उसको, और फिर 15 दिन पीछे बचेंगे। उसमें एक बार आप खुद शेड्यूल को पूरे सिलेबस को पढ़ के रिवाइजन करके जाना है, तो वो उस तरह से करोगे। तो ये 6 से 7 बार आपका सिलेबस किसने करवा दिया, आपका अपने इजी सिलेक्शन चैनल से आपका सिलेक्शन के मतलब जो 6 से 7 बार सिलेबस हो गया है। टोटल आपको क्वेश्चन कितने मिले, टोटल आपको क्वेश्चन मिले कितने, टोटल आपको मैंने जैसे 16 PDF जो टेस्ट करवाए थे वो पहले करवाए, ठीक है। उसके बाद में 20 टेस्ट अभी करवा रहा हूँ, उसके बाद में 5 टेस्ट मैं और करवाऊँगा। टोटल कितने टेस्ट हुए, 16 के यहाँ 17 हैं, टोटल 42 टेस्ट, लगभग 42 से 43 टेस्ट हो जाएंगे। 42 टेस्ट का मतलब होता है कि आपके पास कितने क्वेश्चन होंगे, 6500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। 2000 क्वेश्चन आपके कौन से बुक से हैं, टोटल लगभग 8500 क्वेश्चन, 8500 प्लस क्वेश्चन अगर आप लगा के जा रहे हो सेकंड ग्रेड के पेपर में, तो आपको यहाँ 100 प्लस क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। क्यों
क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है, ये PYQ है, ये NCERT से बने हुए हैं, ये RBSE से बने हुए हैं और ये ग्रेजुएशन से बने हुए हैं। इन 4 पार्ट को मिला के ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, और 4 पार्ट को जब मिला के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जब शानदार लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तब आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। ये आप निश्चित रूप से फाइनल तक अगर इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चले जाते हो तो निश्चित रूप से आप अच्छा करोगे। मैंने देखा है कि जो कोटा वाला सेंटर है उस पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो दिन ब दिन बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिनके नंबर ऑनलाइन, किसी ने ऑनलाइन भी ले रखी थी, तो जिनके नंबर ऑनलाइन 140 आ रहे थे, अभी वो ऑफलाइन में आके 180 भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो टॉप में भी आ रहे हैं, टॉप 5 में भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जयपुर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाड़मेर वाले भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सूरतगढ़ वाले, जोधपुर वाले, सब एकदम अच्छा कर रहे हैं। और अपने पास में जितने भी 430 स्टूडेंट लगभग हुए हैं, ये 430 स्टूडेंट, 430 साथी हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आने वाले सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर ये 430 साथी बहुत अच्छा झंडा गाड़ने वाले हैं। देखो, जो मेहनत करेगा, जो अच्छी मेहनत करेगा, उसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये 6 महीने के अंदर सब्जेक्ट तो आपको ये करनी है। अब रही बात जीके की, तो जीके को आप अपने अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से साथ में लेके चलते रहे तो बढ़िया है, या किसी टेस्ट सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ तो गणपत जी सर 23 मार्च से अपने ऑफलाइन 5 सेंटर पे कर रहे हैं। ऑनलाइन भी अगर वो अपने एप्लीकेशन पे करते हैं तो वो मैं एप्लीकेशन का लिंक आपको भेज दूंगा, नहीं तो अपने एप्लीकेशन पर 23 मार्च से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देंगे। तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ इनके लिए तो होगी, दूसरी चीज़ किनके लिए, जिन्होंने अभी किसका दिया है, रीट के एग्ज़ाम के बाद। रीट के बाद अभी आपको क्या करना है, अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो ठीक है, नहीं कर रखी है तो वही बात है कि आपके पास अपने नोट्स बने हुए होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। आपके पास में वही है कि PYQ बुक होनी चाहिए, आपके पास में MCQ बुक और होनी चाहिए कोई PYQ के अलावा, या फिर कोई टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए, हो तो बेटर है, मैं ये कह रहा हूँ। होने कोई ज़रूरी नहीं है, आप ज्वाइन भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। फिर आप क्या करो, इस नोट्स को पढ़ो। इस नोट्स को पढ़ने के बाद में वापस PYQ लगाओ, और PYQ लगाने के बाद MCQ, और MCQ लगाने के बाद में टेस्ट, चाहे आप ऑफलाइन दो चाहे ऑनलाइन दो, जाके कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अभी आप किसी अगर कोर्स के चक्कर में फंसते हो और वापस अगर नोट्स बनाने की कोशिश करते हो तो आप बिल्कुल बाहर हो, कोई मतलब नहीं है। अब केमिस्ट्री के लगभग 400-500 वीडियो देखोगे तो 3 महीने लग जाएंगे। अब बायोलॉजी की वीडियो देखोगे तो आपको 2-3 महीने और लग जाएंगे, 5 महीने तो बचे। तो फिर खुद कब पढ़ोगे, फिर खुद कब प्रैक्टिस करोगे। तो मेरे हिसाब से जिसको भी रीड के बाद में उन्होंने स्टार्ट किया है, तो नोट्स के साथ में जितनी बार, मतलब ये जो आपका फिक्स मैटर है ना, फिक्स मैटर, उस फिक्स मैटर को क्या करना है, बार बार पढ़ो, और उसके साथ साथ क्या लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। ये एक सिलेक्शन के लिए इतना ही काफ़ी है। अब भटकोगे, आप इधर उधर भागोगे, कोई मतलब नहीं है। ग्रुप्स के अंदर जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ बहुत चर्चा होती रहती है, ये हो गया, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होना है। जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का ही होना है। ये निश्चित है कि जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा। अगर आप टेस्ट टेलीग्राम के ऊपर देखो, जैसे टेलीग्राम के ऊपर अगर किसी ने मेरी बुक की PDF डाल दी, मान लो मेरी बुक की PDF डाल दी, तो वो क्या करेगा, जिसके पास बुक नहीं है ना, वो PDF को प्रिंट करवाएगा। अब मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो PDF के चक्कर में रहते हैं ना, चाहे बुक का हो, चाहे टेस्ट का हो, चाहे किसी भी बुक का हो, PDF फिर वो लाइफ टाइम आप PDF की तरह ही घूमते रहोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनकी उम्र भी निकल गई और PDF की तरह अभी तक भी ग्रुप बना कर इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ नहीं होना है उनका। जो भी PDF भेज रहे हैं वो PDF की तरह ही लाइफ टाइम घूमेंगे। पहले भी घूमे हैं, झूठ बोल के बहुत कुछ कर लिया, अभी भी आगे घूमेंगे, ये श्योर है। कोई दिक्कत नहीं है, PDF बना के डाल दो। मैं तो बोलूँ पूरी बुक की डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिनको बुक पढ़नी है वो बुक ले लेंगे। कोई PDF के चक्कर में पढ़ते हो ना, आप 10 रुपये में वहाँ से PDF ले लोगे, मेरे को बोल देना, मैं बुक भेज दूँगा फ्री में। लेकिन कोई मतलब नहीं है वो PDF के चक्कर में पढ़ना। कोई भी, जैसे आपके पास में, मान लो कि आपके पास में प्लांट टैक्सोनॉमी के नोट्स पड़े हैं, प्लांट टैक्सोनॉमी के नोट्स पढ़े और ग्रुप में लिखा आता है प्लांट टैक्सोनॉमी,
फटाक से क्या करेंगे, थोड़ा कुछ अलग हुआ नहीं उसको क्या करेंगे, उसकी प्रिंट करवाएंगे। ये पढ़ने की निशानी नहीं है। आपके पास में ये मैटर फिक्स पड़ा है ना, फिर इसको पढ़ो ना बार बार। यहाँ इसको लाने की क्या ज़रूरत है, इसमें क्या लिखा हुआ होगा, कुछ इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा यूज किए हुए होंगे, कुछ एक दो एग्जाम्पल ज़्यादा लिखे हुए होंगे, बाकी ये जो आपका मैटर है वो भी अच्छा है ना, क्या कमी है। उसके साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड कर दो, अपना मैटर आपका अपने आप अच्छा हो गया ना। देखो, पढ़ने के लिए कुछ तपना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। भीड़ में तो सब ठीक है, पीढ़ी आती रहेगी, जाती रहेगी, सब कुछ करते रहोगे, लेकिन अगर ढंग से पढ़ते हो तो आप रेगुलर करते रहो। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने मेरी तरफ से सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कुछ पूछना हो, चाहे आप नंबर आपके कम आ रहे हो, चाहे नंबर आपके ज़्यादा आ रहे हो, चाहे आपने अभी रीट के बाद में स्टार्ट किया हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर देना। मैं आपसे कॉल पे बात करके आपको जो भी आपको पूछना हो वो बता दूंगा, क्योंकि मैसेज पे इतनी सारी बातें एक साथ बताई नहीं जाती हैं। तो जब भी मैं फ्री रहूँगा आप इस नंबर पे कॉल कर देना, ये मेरे नंबर है। बिल्कुल अपन अच्छे से बात करके आपको समझा के बता देंगे कि किस प्रकार से कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।